जिम में इंजरी कम से कम हो उसके लिए कुछ उपाय बताएं। फिजियोथेरेपी क्या सिर्फ मशीन से ट्रीटमेंट का नाम है या कुछ और भी हो? तो जो भी ट्रीटमेंट हम फिजिकल या एक्सरसाइज या मैनुअल थेरेपी के थ्रू देते हैं उसको सिंपल शब्दों में फिजियोथेरेपी कहा जाता है। ऑपरेशन कब जरूरी है और कब फिजियोथेरेपी जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ विद अनुज में। आज हम फिर से आपके साथ जुड़े हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे बीच में जो शख्स हैं उनको मैं आपसे परिचित कराऊंगा। इन्होंने फिजियोथेरेपी में मास्टर्स भी किया है, फिजियोथेरेपी में पीएचडी भी किया है, स्पेशलाइजेशन किया है स्पाइन में। और मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सनी गुप्ता का हमारे स्टूडियो में। सनी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। सनी जी, आज मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि काफ़ी दर्शकों ने मुझसे ये कई सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी किए हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जो लोगों के बीच में हैं और कुछ लोग जानना भी चाहते हैं मेरे माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से फिजियोथेरेपी के बारे में। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? जी हाँ अनुज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि आपने ये पॉडकास्ट जो ऑर्गेनाइज किया इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारी पब्लिक जो इंडियन पब्लिक है उसमें फिजियोथेरेपी को लेके बहुत कम अवेयरनेस है। वो जानते ही नहीं है कि कब फिजियोथेरेपी करानी है या क्या फिजियोथेरेपी होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बारे में, आपने ये पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया। जी सनी जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि ये फिजियोथेरेपी क्या है। लोग बहुत जिनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है वो नहीं जानते हैं कि फिजियोथेरेपी बाकी डॉक्टरेट्स या बाकी डॉक्टरी लाइन से कैसे अलग है, क्या इसमें डिफरेंस है, प्लीज बताइए। अगर हम केवल फिजियोथेरेपी शब्द को ही उठा लें तो फिजियो का मतलब होता है फिजिकल या एक्सरसाइज और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो जो भी ट्रीटमेंट हम फिजिकल या एक्सरसाइज या मैनुअल थेरेपी के थ्रू देते हैं उसको सिंपल शब्दों में फिजियोथेरेपी कहा जाता है। ये बाकी प्रोफेशन से कैसे अलग है? जैसे एमबीबीएस एलोपैथी को फॉलो करता है, बीडीएस में डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, आयुर्वेद में जो बीएमएस है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज होती हैं और बीएचएमएस में होम्योपैथी यूज होती हैं। ऐसे ही जो फिजियोथेरेपी चिकित्सक होता है, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है, वो आपकी बीमारियों का इलाज जो है वो एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू करता है। इसमें ये ड्रगलेस होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेडिसिन पढ़ते नहीं है, लेकिन ये पद्धति ड्रगलेस है। ओके, ठीक है। तो सनी जी, जैसा कि आपने बताया कि फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये ड्रगलेस होती है, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं, लोगों के मन में रहता है कि फिजियोथेरेपी क्या सिर्फ मसाज कराना या मशीन से ट्रीटमेंट का नाम है या कुछ और भी होता है? अनुज जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो फिजियोथेरेपी थी वो बहुत ही बेसिक थी, क्योंकि पहले केवल डिप्लोमास होते थे। आज के टाइम पे बैचलर्स हो रहा है, मास्टर्स हो रहा है, पीएचडी हो रहा है और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, जिससे फिजियोथेरेपी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो जैसे अब बैचलर कोर्स 5 ईयर्स का है, मास्टर्स कोर्स 2 साल का 2 ईयर्स का है और पीएचडी 3 ईयर्स का है। अब इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद ये तो नहीं हो सकता कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को केवल मसाज या सर्टेन मशीन के बारे में बताया जाए। उसको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो एक एमबीबीएस, बीडीएस या आयुर्वेद चिकित्सक को बताई जाती हैं। केवल फर्क इतना है कि जब वो लास्ट ईयर में होता है, अपने फाइनल ईयर में, तो उसको हाउ टू अप्लाई द एक्सरसाइजेस एंड सर्टेन जो मशीन्स हैं वो कैसे अप्लाई करें डिजीज कंडीशन में या डिसेबिलिटी कंडीशन में, और विदाउट एनी मेडिसिन कैसे पेशेंट की जो बीमारी है उसको ठीक करें। जी। तो सनी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो एक और क्वेश्चन जो लोगों का हमारे पास आया है तो वो ये है कि क्या फिजियोथेरेपी दवाइयों को रोक सकती है क्या, या ऑपरेशंस जैसे कई बार होता है फिजियोथेरेपी लोग कराते हैं और कई बार ये सुना गया कि इनका ऑपरेशन जो होने वाला था वो टल गया, जो दवाइयां वो खा रहे थे वो रुक जाती हैं। तो क्या ऐसा वास्तव में संभव है कि कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेता है तो उसका ऑपरेशन या दवाइयां रुक जाएं? जी हाँ अनुज जी, बिल्कुल संभव है। मैं पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने जाने हजारों पेशेंट्स की मेडिसिन बंद कराई हैं और जाने कितने पेशेंट्स की सर्जरी टर्मिनेट कराई है। फिजियोथेरेपी में
ये बिल्कुल संभव है कि किसी भी, जैसे सियाटिका हो गया या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई या और भी एबीएन या और भी कोई क्रोनिक कंडीशन है, उसमें अगर टाइमली या टाइम के बाद भी उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी फिजियोथेरेपी सेशंस की, अगर देते हैं तो 100% मेडिसिन छुड़ाई जा सकती है और उसका जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होने वाला है या बताया गया है उसको रोका जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया। सनी जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे जो छोटे शहर के लोग हैं, जो 3 टायर सिटीज़ में रहते हैं या थोड़े से कम लिटरेट हैं, वो अगर क्या होता है कि कभी भी उनके अगर कभी घुटने में दर्द है या नेक में पेन है या ऐसा कोई मसल पेन है उनके अंदर, नर्व पेन है, तो वो सबसे पहले जो है ऑर्थोपेडिक को दिखाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये हड्डी से जुड़ा हुआ है और हमारे मुझे हड्डी में प्रॉब्लम है। तो ये क्या डिफरेंस है? उनको क्या पहले ऑर्थोपेडिक को दिखाना सही है या फिर पहले अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? और ये कैसे होना चाहिए ये बताइए? इसका प्रोसीजर क्या है? देखिए अनुज जी, वो ऑर्थोपेडिक्स को भी दिखा सकते हैं और एक डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं उस कंडीशन में डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें ये प्रेफर करते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट, अगर नर्व पेन है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, अगर हड्डी का कोई दर्द है तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाएंगे। मेरा उनके लिए एक सजेशन ये है कि अगर वो किसी भी पैथी में दिखा रहे हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स को दिखा रहे हैं या आयुर्वेद में दिखा रहे हैं, एक साथ में पैरेलल ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी जरूर लें। इससे आपकी मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की उस कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना 7-8 सेशन में, 7-8 जो डेज में आप मेडिसिन लेंगे, वो 7-8 सेशन में ही आपके जॉइंट क्योर हो जाएंगे हमेशा के लिए। और जब आप मेडिसिन स्टॉप करेंगे तो फर्दर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट सर्वाइकल और बैक पेन में क्या करता है, 7 दिन उसने मेडिसिन ली, उसके बाद रिकंसल्टेशन जाता है, फिर 15 दिन मेडिसिन ली, फिर रिकंसल्टेशन जाता है, फिर वो अल्टीमेटली ठीक नहीं होता है। वो लास्टली जब उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है लास्ट होप के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि फिजियोथेरेपी सेशंस ज्यादा हो जाते हैं या कभी कभी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि फिजियोथेरेपी उतनी प्रभावी नहीं हो पाती जो अगर पहले पेशेंट आ जाए हमारे जी पास। जी, बहुत सही बात। तो सनी जी, एक और क्वेश्चन जो हमारे कई जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा है वो आपसे पूछेंगे कि ये कैसे तय करें कि कब ऑपरेशन से पहले हमें फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ऑपरेशन कब जरूरी है और कब फिजियोथेरेपी जरूरी है? देखिए, ऑपरेशन की जब भी आपको सलाह दी जाए एक न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स या किसी भी डॉक्टर के जरिए, आपकी स्पाइन कंडीशन के लिए या किसी भी आर्थराइटिस कंडीशन के लिए, आप देखिए, आप आज ऑपरेशन कराएंगे या 1 महीने बाद ऑपरेशन कराएंगे, कंडीशन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आप अगर 1 मंथ की फिजियोथेरेपी ले लेते हैं, ये मैं क्रोनिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको सर्जन सर्जरी की सजेशन देगा तो हमेशा क्रोनिक कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होगी। उस कंडीशन में भी अगर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं और 1 मंथ का सेशन लेते हैं, 90% केसेस में देखा गया है कि उनको फर्दर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग उनको कभी उस कंडीशन के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है अगर केस उनके पास समय से आ जाए। सनी जी, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि एक और क्वेश्चन है जो इससे ही रिलेटेड है, वो आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि बहुत कॉमन सवाल है कि ऑपरेशन के बाद कब फिजियोथेरेपी करानी चाहिए किसी को, या अगर ऑपरेशन के बाद कोई फिजियोथेरेपी नहीं कराता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ऑपरेशन होता है तो जो बड़ी सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, उसमें क्या, जो भी सर्जन ऑपरेट करता है वो प्री ऑपरेशन भी फिजियोथेरेपी की सलाह देता है और पोस्ट ऑपरेटिव भी फिजियोथेरेपी की सलाह देता है, और जस्ट आफ्टर ऑपरेशन ही फिजियोथेरेपी सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी इसलिए जरूरी है कि वो जब सर्जरी के लिए जा रहा है उसकी मसल्स प्रॉपर स्ट्रेंथ में हो, ताकि जब ऑपरेशन हो जाए तो इतनी ज्यादा वीकनेस ना आए और रिहेबिलिटेशन में या सर्जरी के दौरान उसको काफी हेल्प मिले। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि अगर फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद नहीं कराई जाए तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, कुछ सर्जन ऐसे हैं या फिर कुछ सिटीज, जो छोटी सिटीज में जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कभी कभी पैसे की कमी की वजह से या सर्जन कभी कभी मना कर देता है कि घर में आप करते रहिएगा ये वाली एक्सरसाइज और आपका रिकवर हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं मिलती है तो वो ज्वाइंट या जिसमें भी स्पाइन में अगर सर्जरी हुई है तो प्रॉपर कभी भी वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाता है। रिहेबिलिटेट का मतलब ये होता है कि पुनः अपनी कंडीशन में नहीं आ पाता। अगर वो स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्पेशली स्पोर्ट्स, मैंने स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया है, अगर वो स्पोर्ट्स प्लेयर है और वो उसे दोबारा ग्राउंड पे जाना है,
और उसने कोई सर्जरी कराई, सपोज कोई नी लिगामेंट की एसीएल सर्जरी कराई जो बहुत ही कॉमन इंजरी है, बहुत ही कॉमन सर्जरी है, अगर उसके बाद उसने प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं लिया तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा ग्राउंड में ना जा पाए, और जाए भी तो दोबारा उसका इंजर्ड होगा, क्योंकि मसल वीकनेस होगी और री इंजरी होगी, और दोबारा जब इंजरी होती है तो पहले से हमेशा सीवियर होती है, हो सकता है एसीएल के साथ में दूसरा लिगामेंट या मेनिस्कस भी लेके जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आफ्टर और बिफोर फिजियोथेरेपी का सर्जरी के केस में। एक और सनी जी क्वेश्चन है कि लोग अक्सर अपने घर में बुला लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को और ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि घर में जो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहा है वो असरदार है या क्लिनिक पर जाकर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए अनुज जी, होम फिजियोथेरेपी भी बहुत जरूरी है और ये बहुत बड़ा फील्ड है आजकल के टाइम में, क्योंकि हम जो हमारे क्लिनिक में भी एक ब्रांच है जो हम केवल डेडिकेटेड होम फिजियोथेरेपी के लिए ही रखी हुई है। लेकिन होम फिजियोथेरेपी हम उन कंडीशंस में हम पेशेंट के लिए प्रेफर करते हैं जिन कंडीशन में पेशेंट असमर्थ है या ऐसी इंजरी से ग्रसित है, ऐसे ऑपरेशन से आया है जो क्लिनिक पर आके नहीं करा सकता, या वो एम्बुलेटेड नहीं है, अपना कन्वेंस नहीं है उसके पास, या नहीं आ सकता। उस कंडीशन में हम उनको बोलते हैं आप होम फिजियोथेरेपी लीजिए फॉर अ टाइम बिंग, जब तक इतनी कैपेसिटी ना हो जाए कि आप क्लिनिक तक आ पाएं। तो होम फिजियोथेरेपी का भी काफी अच्छा रोल है, और उन कंडीशन के लिए स्पेशली जो कंडीशन क्रोनिक है या पेशेंट असमर्थ है आने के लिए, और ये बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत अच्छे से हम लोग होम फिजियोथेरेपी दे रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स आ सकते हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन होम फिजियोथेरेपी एंड क्लिनिक फिजियोथेरेपी। क्लिनिक फिजियोथेरेपी इज ऑलवेज बेटर हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, एक्सपर्ट ज्यादा होते हैं, और जो आपके होम में जाते हैं वो 1 या 2 पर्सन जाएंगे, लिमिटेड इक्विपमेंट्स होते हैं। आजकल हम कोशिश करते हैं ज्यादा इक्विपमेंट्स भेजें, पर एक लिमिटेशंस हैं होम फिजियोथेरेपी की और क्लिनिक की। तो हम अगर कहें तो अगर आप फिजिकली सक्षम हैं, फिजिकली अगर आप सक्षम हैं तो आपको क्लिनिक पर ही जाकर फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है किसी कारणवश तो आप होम थेरेपी पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सनी जी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर लोग ये कहते हैं और मैंने सुना भी है, और आजकल जितने भी लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं या जो कहें ओवरवेट हैं, वो आजकल उन्होंने एक मुहिम सी चला दी है कि 10,000 स्टेप होने चाहिए दिन में। अगर आप 10,000 स्टेप दिन में चल रहे हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपका मोटापा चढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा। तो ये क्या सिर्फ भ्रांति है या सच्चाई है कि एक इंसान को, एक औसत इंसान को कितना स्टेप चलना चाहिए, और क्या स्टेप 10,000 स्टेप चलने से कुछ फायदे हैं या क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्टेप काउंट से मतलब नहीं है यहाँ पर। जो मतलब होता है, अगर आपको फैट बर्न करना है, बॉडी वेट डाउन करना है, तो कितना कैलोरी इनटेक है आपका और कितना आप आउटपुट कर रहे हैं, उसी रेशियो में हमें काउंट करना होता है कि हमें कितना चलना है या कितना फिजिकल वर्कआउट करना है। लेकिन आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि लोग, एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठ के काम करते हैं, बाहर कम जाते हैं या एक्सरसाइज कम करते हैं। तो उनके लिए मेरा ये संदेश है, जहां भी आपको चांस मिले आप सीढ़ियां चढ़ें, आप एक्सरसाइज करें। जैसा भी, कोई भी एक्सरसाइज बॉडी के लिए बुरी नहीं है। अगर बैठ के आप पैर भी हिला रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, हाथ की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं कैलोरी बर्न करेगा। दूसरा, आपका जो बॉडी का जो डायनेमिक्स है वो चेंज होगा, और जो मसल शॉर्ट हो रही हैं, जो पेन हो रहे हैं आपके तरह तरह के आजकल लोगों को, वो कम हो जाएंगे। एक और बहुत कॉमन समस्या है, लोग आजकल जो मतलब बिजनेसमैन हैं या फिर जो वर्क प्रोफेशनल्स हैं जिनकी जॉब है, या कोई जो दुकान पे बैठता है, उसके लिए एक समस्या है कि वो अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा टाइम एक जगह बैठ कर बिता रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो कैसे मैनेज करे ये सब चीजें, कैसे वो स्वस्थ रह सकता है? देखिए, इसमें क्या है, आप डायरेक्टली एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, वो आपको एक वर्क स्टेशन जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बता देगा। आपका वर्क स्टेशन अगर बैठने का है या चेयर का है या लेटने का, जैसा भी आपका वर्क स्टेशन है, उस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर देगा आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा अगर मैं 7 से 8 घंटे बैठता हूँ चेयर पे, तो चेयर पे बैठ के कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं और कितने टाइम के बाद हमें उठना है चेयर से, कितना हाइड्रेशन हमें लेना है, क्या कैलोरी इनटेक लेनी है, जिस हिसाब से हमारी बॉडी पे कम लोड आए, हमारी मसल पे कम लोड आए और हमें पेन, ज्वाइंट पेन या मसल स्टिफनेस कम हो। तो इसके लिए बेटर तो मैं सजेशन ये दूंगा कि एक आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। उसे बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो वर्किंग स्टेशन के हिसाब से होती हैं, या वर्किंग स्टेशन को कैसे मॉडिफाई करें, टेबल चेयर का गैप कितना होना चाहिए, ये बायोमैकेनिक्स में आता है। हमारा एक सब्जेक्ट होता है बायोमैकेनिक्स, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या एक्सरसाइज शेड्यूल उसका होना चाहिए।
सिंपली आप, ये मैं बताना चाहूँगा, एक संदेश ये है, अगर जहाँ पे ही आप बैठते हैं 7-8 घंटे के लिए मोस्टली लोग बैठते हैं, वहाँ पर आपको हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, जब भी टाइम मिलता है, आपको उठना है, नेक की रोटेशन, नेक की एक्सरसाइज करनी है, चारों तरफ मूवमेंट करने हैं, नेक स्ट्रेच करिए, पैर का मूवमेंट करिए, हाथ का स्ट्रेचिंग करिए, पानी पीजिए, फिर से बैठ जाइए। एक बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अगर ये भी अगर आप फॉलो करेंगे तो स्टिफनेस और बैक पेन से काफ़ी हद तक आपको निजात मिल सकती है। सनी जी, एक बहुत कॉमन आजकल सबको हो रहा है, जो कम उम्र के बच्चों को भी होता है, लड़कों को हो रहा है, लड़कियों को हो रहा है, और जो पहले जो ज़्यादा उम्र के जो लोग थे उनको हुआ करता था, जो स्पॉन्डिलाइटिस जिसे कहते हैं, सर्वाइकल जिसे आजकल लोग बोलते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या मोबाइल इसकी वजह है? और इससे रोकथाम कैसे हो, कैसे इससे बचा जा सकता है, कुछ बताइए। अनुज जी, आजकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो गया है। आफ्टर जब जियो आया है, उसके बाद जी, जो जी। जो क्रांति हुई है इंटरनेट में, उसके बाद इतना ज़्यादा आदमी मोबाइल देखता है, स्पेशली वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है। तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन पोजीशन पर ही बच्चे या जो भी अडल्ट है, उनका एक पोस्चर बना रहता है। उसकी वजह से आपकी नेक मसल्स पूरी स्टिफ हो जाती हैं और नेक का पोस्चर चेंज हो जाता है, फॉरवर्ड नेक हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है, 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी वो देखते हैं। और स्पेशली ये छोटे बच्चों में बहुत देखा गया है कि माँ-बाप जो हैं बहुत बिज़ी हैं और अपना उनसे हटने मोबाइल के दे लिए उनको देते हैं। मोबाइल दे देते हैं। जी, जी। वो 7, 8, 10 घंटे मोबाइल, ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, छोटे बच्चे, जिनको 10, 12 घंटे मोबाइल देखा है और लगातार 6-6 महीने देखा है। उन कंडीशंस में जो बच्चा है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट चेंज हो जाता है। अभी तुम सर्वाइकल की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, इनका ब्रेन डेवलपमेंट चेंज हो जाता है और वो विजुअल ऑटिज्म की तरफ चले जाते हैं, और उनको समय रहते अगर ट्रीट ना किया जाए, तो वो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। उनका ब्रेन डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा, वो बोल नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, इवन आई कांटेक्ट भी नहीं देते हैं। अब रही बात उन बच्चों की या उनसे बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की, जो लगातार स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आप हो सके तो अपना स्क्रीन टाइम कम करें। जो वर्क से रिलेटेड है, केवल उतना ही करें। अगर ये भी नहीं, आपका वर्क ही इतना ज़्यादा है कि 7 से 8 घंटे आपको बैठना ही बैठना है मोबाइल पर, तो एक तरीका ये है कि आप लैपटॉप और प्रॉपर चेयर पे, प्रॉपर हाइट पे बैठें, ताकि आपकी नेक पे प्रेशर कम आए, आपका पोस्चर मेंटेन रहे। ये सारा जो खेल है सर्वाइकल का, वो पोस्चर का ही है। अगर आपका पोस्चर कंट्रोल है, बेटर है, तो ये प्रेशर नहीं आएगा नेक पे और डीजनरेशन नहीं होगा। पहले ये होता था 40-50 साल पे जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और डीजनरेशन प्रोसेस काफी लेट होता था। ये प्रॉपर डीजनरेशन नहीं है जो 10-15 साल के बच्चों के हो रहा है, ये ओवरलोड है, ओवर स्ट्रेस है, तो ज्वाइंट पे आ रहा है, मसल पे आ रहा है, और ये पेन में कन्वर्ट हो रहा है, हेडेक में कन्वर्ट हो रहा है, इवन नोजिया, वोमिटिंग, और कभी कभी उनको समझ नहीं आता उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो इसका यही सोल्यूशन है, मोबाइल यूज कम करें, अगर जरूरत है तो लैपटॉप और प्रॉपर टेबल चेयर पे, व्यू एंगल आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया मैसेज है सबको, जो आप अपना स्क्रीन टाइम जरूर नोट करें, और स्क्रीन टाइम एक लिमिट भी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये मोबाइल की वजह से सच में ये स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल बहुत हो रहा है, और इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम भी हैं। अनुज जी, मैं बताऊं आपको, पहले सर्वाइकल के पेशेंट जो आते थे, ओल्ड एज आते थे, मतलब आफ्टर जी, जी, 40 आते थे, इसीलिए और मैंने ये बहुत क्वेश्चन कम पूछा। रेशियो था हमारे पास सर्वाइकल पेशेंट्स का। इवन आजकल तो मैं देख रहा हूँ 15 से 20 साल के बच्चों में स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल के बहुत ज्यादा सीवियर केसेस बढ़े हैं। अभी हमारे पास एक 14 साल की बच्ची आई थी, इससे कम एज की भी आई है, जो बाहर से आई थी। उसको इतना ज्यादा आर्म में पेन आ रहा था सर्वाइकल से कि उसका इवन पेन किलर, इंजेक्शंस और सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए थे, जरा सा भी रिलीफ नहीं आ रहा था, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो हमारे पास आई, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, हमने मेनली उसके पोस्चर करेक्शन पे ध्यान दिया और कुछ मसल स्ट्रेचिंग की, विदाउट एनी मेडिसिन, एक भी दवाई नहीं दी, और सेकंड डे उसका पेन ठीक हो गया, और उसको बता दिया उसको क्या क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, कैसे एक्सरसाइज करनी है। सनी जी, ये मेरा भी क्वेश्चन है, और कई यंगस्टर्स का है जो जिम जाते हैं। अब तो सारे एज के लोग जिम जाते हैं, तो जिम में देखा गया है अक्सर काफ़ी इंजरीज होती हैं ड्यूरिंग, चाहे वो ईगो लिफ्टिंग की वजह से होती हो या किसी भी वजह से होती हो। तो जिम में इंजरी कम से कम हो या ना हो, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली मेरे लिए। मैंने स्पोर्ट्स में अपना स्पेशलाइजेशन किया है, जी। तो थैंक यू ये क्वेश्चन मुझे पूछने के लिए। आपकी फिटनेस भी काफ़ी अच्छी है, आप बहुत ध्यान देते हैं अपनी फिटनेस पे। तो इंजरी ना हो या इंजरी हो तो कम हो, हम 100% इंजरी को तो रोक नहीं सकते। जिम में आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इंजरी हो सकती है, चांसेस हैं, लेकिन
उसको बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं अगर हम सही गाइड करें जी और सही तरीके से जिम करें। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें वार्म अप, सबसे ज़्यादा रोल है वार्म अप का, उसके बाद रोल है स्ट्रेचिंग का। वार्म अप इसलिए क्योंकि आप ठंडी मसल में जाके एकदम लोड डालेंगे तो उसके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो सपोज करिए कोई मसल अगर सिकुड़ी हुई है, इसकी इलास्टिसिटी कम है और आपने पहले से उसको स्ट्रेच करके रखा है, तो उस पे चांसेस बहुत कम है उसको इंजरी होने के। लेकिन आपने वार्म अप तो कर लिया, आपने सोचा वार्म अप कर लिया, इसी में मेरी स्ट्रेचिंग हो गई, आप डायरेक्ट चले गए और ओवरलोड आपने एक्सरसाइज कर लिया, तो एकदम से जो शॉर्ट मसल है उसमें एकदम से लोड पड़ेगा और उसके फाइबर्स टियर या इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और तीसरा ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईगो लिफ्टिंग। जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठाते हैं, जो लोग जिनकी कैपेसिटी अगर 40 किलो है वो पहुंच जाएंगे 60 किलो पे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अपनी बॉडी के साथ क्यों खेल रहे हैं? अगर आपकी कैपेसिटी 40 है तो 40 के रिपीटेशन बढ़ा दीजिए, आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 60 किलो पे जाएंगे, आप पे उठ नहीं रहा है, आप दुनिया भर का उसमें सपोर्ट ले रहे हो और फिर भी आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो 100% इंजरी होगी। और ये इंजरी कभी कभी इतनी घातक होती है कि लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होती। बोन जुड़ने में कम टाइम लगता है और आराम से जुड़ जाती है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में बहुत टाइम लगता है और री इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोबारा आप लोड डालेंगे फिर से इंजरी होगी और उससे बड़ी होगी। और लास्ट है कि आप हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें। बहुत बढ़िया। तो ये जो जिम लोग जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सनी जी ने बताया। और एक बात अनुज जी मैं और कहना जी, चाहूंगा, जी, जी। कुछ लोग जिम शाम को जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में जाते हैं। बिल्कुल। जो लोग मॉर्निंग में जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेशली फॉलो करने वाली चीज है, क्योंकि उनकी फास्टिंग कम से कम 8 से 9 घंटे की होती है। बॉडी का न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है जब पहुंचे, बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है, स्ट्रेच नहीं है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई मसल है। आपके लिए वार्म अप बहुत जरूरी है, आपके लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, आपके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मॉर्निंग जा रहे हैं, जिनको वेट कम करना है वो मॉर्निंग प्रेफर करें, और जिनको वेट रिडक्शन ज्यादा ध्यान नहीं देना है वो इवनिंग प्रेफर करें। इवनिंग में इंजरी के चांसेस कम होते हैं। आप वेट अगर ज्यादा कम भी उठाएंगे तो इंजरी के चांसेस बहुत कम है। जी, बहुत बढ़िया मैसेज सनी जी ने दिया है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो पहले तो आप वार्म अप प्रॉपर वार्म अप करें, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद ही वेट ट्रेनिंग करें। लोग अक्सर देखा गया कि जिम में जाते ही सीधे वेट ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, उनको इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और क्वेश्चन में अभी जैसा आपने बताया तो मैं भी जानना चाहूंगा कि एक्सरसाइज जैसे हमारे अगर हमने काफी जगह पढ़ा है कि आप सनराइज के साथ अपनी बॉडी को एक्टिवेट कीजिए और सनसेट के साथ डीएक्टिवेट कीजिए। तो मॉर्निंग में जाना बेहतर है कि इवनिंग में एक्सरसाइज करना बेहतर है? इसमें आप क्या बोलेंगे? बेहतर तो दोनों टाइम पे है। कुछ लोग मॉर्निंग प्रेफर करते हैं, लेकिन मॉर्निंग में करने के तरीके बहुत ही सटीक होने चाहिए और बहुत ही प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जिम जाना है 6 बजे सपोज करिए, तो कम से कम आपको 5 बजे उठ के आपकी अपनी बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 6 बजने में 10 मिनट पहले उठे और डायरेक्ट जिम गए। वार्म अप का टाइम नहीं है आपके पास, न्यूट्रिशन आपके पास है नहीं, पहले से आप फास्टिंग में है और स्ट्रेचिंग आपने की नहीं, डायरेक्ट जाके आपने ओवरवेट उठा लिया। 100% आप 1 महीने में कभी ना कभी इंजरी का शिकार होंगे। लेकिन आप अपनी बॉडी को अगर 1 घंटे पहले एक्टिव कर देंगे, कुछ न्यूट्रिशन ले लेंगे, जाके प्रॉपर वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो मॉर्निंग वर्कआउट ज्यादा बेनिफिशियल है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें वेट रिडक्शन करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप कभी भी वर्कआउट करें तो पहले अपना प्री वर्कआउट मील जरूर लें। प्री वर्कआउट मील बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ खाकर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने इंजरी के चांसेस बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, स्पेशली मॉर्निंग में, क्योंकि फास्टिंग होती है और न्यूट्रिशन है नहीं। सनी जी, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सब लोग कंफ्यूज रहते हैं लगभग, मुझे लगता है जितने भी लोग, किसी को भी जैसे अगर फिजिकल इंजरी हुई है, जिम में कोई इंजरी हुई है, तो कोई कहता है कि इसको हीट दीजिए तो सही हो जाएगा, कोई कहता है कि इसमें आइसिंग करिए तो सही हो जाएगा। तो अगर कोई इंजरी हुई है, सपोज जिम में इंजरी हुई है, किसी फिजिकल इंजरी हुई, तो उसमें हीट हमें देना सही है या फिर आइसिंग जरूरी है? किससे सही होता है? देखिए अनुज जी, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि कब क्या दें। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर एक्यूट इंजरी है, एक्यूट का मतलब अभी रिसेंट इंजरी हुई है, तो उस केस में आपको हमेशा आइसिंग देनी है। ओके, ठीक है। दूसरा, कभी भी जब इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग की कंडीशन है, आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, उस केस में हीटिंग बिल्कुल ना दें, आइसिंग दें, चाहे वो रिसेंट हो, चाहे वो क्रोनिक हो, चाहे काफी दिन की कंडीशन हो। आपको हीट नहीं देना है, कोल्ड देना है।
हीट उस कंडीशन में देनी है जहां आपको रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे बैक पेन है, बहुत दिन से चला आ रहा है, आज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मुझे मसल रिलैक्स करनी है, उस कंडीशन में आप हीट दे सकते हैं। मोस्टली केसेस में हम आइस प्रेफर करते हैं। मतलब क्या कहा जाए कि अगर कभी आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है या स्वेलिंग हुई है जिससे आप सूजन कहते हैं, तो उस केस में आपको आइसिंग ही करनी है और नॉर्मल जो पेन्स वगैरह बैक पेन वगैरह होते हैं उनमें आप हीट दे सकते हैं। स्पोर्ट्स कंडीशन में 100% आइसिंग ही दी जाती है। आपने देखा होगा कभी जी। भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, डायरेक्टली आइस बैग लेके आते आइस हैं बैग वो। लेके आते हैं जी। ठीक है, रिसेंट ऐसे ही होते हैं, एक्यूट और रिसेंट इंजरी में हमें आइसिंग ही देनी है, जी। क्योंकि उसका सिद्धांत ये है कि वो आपकी जो वेन जो मसल जो आपकी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो जो ब्लड लेके आती हैं उनको सिकोड़ देती है। तो वहां पर इन्फ्लामेशन या सूजन आने का चांसेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है और 70% इंजरी जो है वहीं सबसाइड हो जाती है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया सनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और एक जरूरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं सनी जी का एड्रेस और सनी जी का ऑफिस के मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर करूंगा। तो कोई भी जानकारी लेनी है अगर सनी जी से आपको यहाँ पे इस क्लिनिक में विजिट करना है तो इसका प्रॉपर पूरा एड्रेस और पूरा मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो के साथ अटैच करके इस कैप्शन में जरूर डालूंगा। और आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में जाते हुए मैं सनी जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई अगर संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, मेरा संदेश बहुत छोटा सा है। आजकल की जो लाइफ है बहुत ही बिजी है और उस कंडीशन में आपको जब भी एक्सरसाइज का टाइम मिलता है, चाहे वो किसी टाइप की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, जिम हो, उसको जरूर करें और मोबाइल से, इंटरनेट से बिल्कुल दूर रहें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है वो मोबाइल से आ रही है। नॉट इवन फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इशू बहुत ज्यादा है। मेंटल इशू, घर में और ज्यादा स्ट्रेस का माहौल, ये सब इंटरनेट की वजह से है। इसको जितना कम कर सकते हैं कम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, और आपके व्यूअर्स के लिए मैं धन्यवाद। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए जरूरी जानकारी लेकर आया होगा और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।